नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 3 अक्टूबर 2024 और 3 अक्टूबर का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस सेशन में कवर करने वाले हैं। अगर आपको जो डेली अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए या मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज इस नंबर पे आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से, वहां पर भी आप देख सकते हो, या आप हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes नाम से, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दे देता हूं, प्ले स्टोर पे जाना और वहाँ से इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको डेली की फ्री क्लासेज हो गई, क्विज हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई और नोट्स हो गए, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप एक बार उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपकी तैयारी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमने डाली है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी क्लास देख रहे हो, तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे क्या होगा कि आगे इन फ्यूचर जो भी क्लासेज आएगी या डेली जो करंट अफेयर की क्लास आती है वो आपको मिलती रहेगी। और जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर लोगे तो सुबह 7 बजे आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप उस टाइम ज्वाइन कर लेना। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? जन सुराज पार्टी का गठन किसने किया है? जन सुराज पार्टी, कल आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर को अपन गांधी जयंती मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया था। तो कल ही जन सुराज पार्टी का गठन भी हुआ था। ये एक नई पार्टी है जन सुराज पार्टी, और इसका गठन किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में इसका गठन हुआ था। तो इसका गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या हेमंत सोरेन। इसमें राइट ऑप्शन है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने ही कल जन सुराज पार्टी का गठन किया था। 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी का गठन हुआ था। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। इस पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, एक तो गठन करने वाले होते हैं, गठन करने वाले तो कौन थे? संस्थापक जिसको अपन बोलते हैं वो तो थे प्रशांत किशोर। ठीक है, इसके अलावा इस पार्टी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज भारती को। किनको? मनोज भारती को। मनोज भारती क्या बने हैं? तो वो बने हैं अध्यक्ष। मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके संस्थापक कौन है? तो प्रशांत किशोर इसके संस्थापक हैं। ठीक है, ये जो पार्टी है, इस पार्टी को जब बनाया गया तो एक चीज विशेष तौर पर हाईलाइट की गई थी कि ये गांधीवादी विचारों की पार्टी होगी। कल पूरे दिन यही चर्चा चल रही थी कि ये गांधीवादी विचारों की पार्टी होगी, यानी गांधी जी के जो विचार थे उन विचारों पर चलने वाली ये पार्टी होगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और जो जन सुराज पार्टी है, आपको पता होना चाहिए बिहार के अंदर विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें। और 2025 के अंदर बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कब? 2025 के अंदर। तो इस पार्टी ये जो नई पार्टी बनी है जन सुराज पार्टी, वो बिहार की 243 सीटों पर 2025 के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने का इसका मैनिफेस्टो है, या इसका प्लानिंग है कि जन सुराज पार्टी है जो गांधीवादी विचारों की पार्टी है, मनोज भारती को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और 2025 में बिहार के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बिहार की टोटल जो 243 विधानसभा सीटें उस पर यह पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब एक चीज मैं बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है? कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? ठीक है, वर्तमान के अंदर टोटल 6 पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, इन पार्टियों के नाम याद होने आपको बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछला जो आरएस का एग्जाम हुआ था, राजस्थान के अंदर होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो आरएस का एग्जाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? तो राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो बीजेपी है जिसको अपन भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, एक कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी तो आपको याद रह जाएगा, कांग्रेस का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको बोलते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी हो गई। ठीक है, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। कौन सी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा आप जानते हो अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी
और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। 4 पार्टी तो मैंने आपको बता दी है। एक बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 5 पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी। तो ये 6 पार्टी हैं जो वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जन स्वराज पार्टी के बारे में आया है, तो ये इसका करंट के अंदर ये चीज़ें बनती हैं कि भाई करंट के अंदर जो बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें 2025 में चुनाव होने हैं, उस पर जन स्वराज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गांधीवादी विचारों की पार्टी है, मनोज भारती इसके अध्यक्ष संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस होगी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसको एनपीपी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। अब देखो, अब यहाँ से आपको स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि सर हमने ये चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन ये तो आपने करंट की चीज़ें बताई, अब स्टैटिक्स में इसमें क्या बनता है? तो स्टैटिक्स में जब अपन चुनाव की बात कर रहे हैं तो भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर इसमें खाली पेज अंदर डला हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं है, ठीक है, तो चलो यही वापस इसी स्लाइड पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अपन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। ऐसा क्यों हुआ था वो भी मैं बताता हूं। 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। आपको पता था 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्रता दिवस अपन उस दिन मनाते हैं। तो उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चुनाव आयोग काम क्या करता है, कौन कौन से चुनाव करवाता है? तो लोकसभा के चुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं कि कौन कौन से चुनाव करवाते, कई बार एग्जामों में इस पर सवाल आया है, तो ध्यान रखना है। भारत के चुनाव आयोग का स्थापना कब है? तो 25 जनवरी 1950। किस किस के चुनाव कराती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है भारत का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग है, उसका संविधान में मेंशन कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329, 324 से लेकर 329 जो ये अनुच्छेद है, इसके अंदर भारत के चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखो, वर्तमान के अंदर एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? अभी राजीव शुक्ला है, आप सब जानते हो, राजीव शुक्ला। तो राजीव जी अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और 2 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं उस जो चुनाव आयोग का कमीशन है उसके अंदर? तो एक तो है सुखबीर सिंधु। सुखबीर सिंधु का नाम आपने कई बार सुना होगा, सुखबीर सिंधु, सुखबीर सिंधु। एक तो हो गए सुखबीर सिंधु साहब हो गए, एक हो गए ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार भी हैं इसके अंदर, ज्ञानेश जी। तो चुनाव आयोग को लेकर ये फैक्ट याद रखना, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य आते हैं। राजीव शुक्ला भी मुख्य चुनाव आयुक्त है और सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार है वो अन्य चुनाव आयुक्त है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बार बार पूछी जाती है, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या तो वो चुनाव आयुक्त के रूप में 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर ले, 6 साल वहां पर अपने सेवाएं दे दे, या 65 साल उनके पहले हो गए, इनमें से जो भी पहले होगा उसी दिन उनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ये ध्यान रखना, जो ये राजीव जी थे ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो इनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। तो चुनाव आयोग के बारे में भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? कल इस अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का नाम क्या है? पहले सबसे पहले तो वो देख लेना क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, अब इसके नाम से पता चल गया होगा कि जनजातियों के लिए चलाया गया है। ग्राम उत्कर्ष अभियान है ना, गांवों के अंदर जो जनजातियां रहती उसके लिए चलाया गया कोई अभियान है। इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत कहाँ से की है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन है हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग जो झारखंड के अंदर हजारीबाग नाम की जगह है, वहां से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कल ही की थी। अब अपन जानेंगे कि इस अभियान के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे मैंने सब कुछ इसमें लिख रखा है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं अपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जनजातीय बहुल गांवों के अंदर, यानी ऐसे गांव जहां पर जनजातियां ज्यादा हैं, समग्र गांवों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर 2024 यानी कल से ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का झारखंड हजारीबाग से शुभारंभ किया है। तो इंपॉर्टेंट 2 जगह कौन कौन सी, एक तो तारीख याद रखना 2 अक्टूबर 2024, ठीक है। एक झारखंड के हजारीबाग से इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अभियान में क्या होगा, अभियान के अंदर 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फायदा होगा। इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है कि जो 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर जो 549 गांव है वहां के 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को इस योजना का फायदा पहुंचाना मुख्य उद्देश्य रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड में गैप को खत्म करना, यानी जो अन्य वहाँ पर लोग रहते हैं और एक ये जनजातियाँ रहती है, इनके मध्य में जो इनके रहने के घर निवास स्थान हो गए, इनकी जो एजुकेशन हो गई, इनका जो हेल्थ सिस्टम हो गया, और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं वहाँ पर इन 2 समुदायों के मध्य जो गैप है, ठीक है, जनजातियों के और जो सामान्य वहाँ पर लोग रहते हैं उनके मध्य जो गैप है उसको कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है, या इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो 1 साल की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उनमें से मैंने उन योजनाओं को मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। और उसके अंदर इन योजनाओं की डेट पूछी जाती है हमेशा से, ठीक है। मैंने कई एग्जामों के जो पेपर है उनका एनालिसिस किया तो मुझे पता चला एक विवाद से विश्वास 2.0 योजना है जो वित्त मंत्रालय चलाता है, और 2 अगस्त 2023 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। ये योजना है जो 3 एग्जामों में पूछी गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, विवाद से विश्वास 2.0 योजना है, वित्त मंत्रालय चलाता है, 2 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसके अलावा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है, वो भी वित्त मंत्रालय का है, 1 सितंबर 2023 को ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है। 2 अगस्त को तो कौन सी हुई थी, विवाद से विश्वास 2.0, और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वो कब शुरू हुई थी, ये भी एक वित्त मंत्रालय की योजना है, और 1 सितंबर 2023 को ये योजना शुरू हुई थी। एक पीएम विश्वकर्मा योजना है, वो 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी, तो 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई थी, ठीक है। एक पीएम जनमन योजना थी, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को आई थी। कब आई थी, 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन योजना आई थी, ठीक है। एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी जो कि 13 फरवरी 2024 यानी इसी साल आई थी, मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, ठीक है। इसको याद रखने का एक तरीका है कि 14 फरवरी क्या था आप सब जानते हो, उससे 1 दिन पहले बिजली फ्री कर दी थी, ठीक है। तो 13 फरवरी 2023 को मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपसे कुछ चीजें भी पूछूंगा। कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर भी हमने एक ऐसा सवाल आपको दिया था, ठीक है। और बीसीसीआई ने नई क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था, वो कहाँ पर किया था मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। परसों की क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बीसीसीआई ने संडे के दिन, चलो अब मैं आपको इतना हिंट और देता हूँ, संडे के दिन एक नई क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था। वो कहाँ पर किया था, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। उसके अलावा मैंने उस दिन क्या क्या चीज़ें बताई थी कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई के सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई क्या काम करती है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मैंने बताया था मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम के पास है। तो आपको बताना है कि जो बीसीसीआई ने संडे को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था वो किस जगह पे किया था, आपसे ये सवाल होगा। बीसीसीआई का मैंने क्यों पूछा है, तो बीसीसीआई क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का आज क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए विराट कोहली बने हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम पे खूब वायरल हो रहा है, कल पूरे दिन चल रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली, ठीक है। तो इससे पहले 27,000 रन किन्होंने बनाए, कितनी पारियों में बनाए, विराट कोहली ने जो ये 27,000 रन बनाए हैं, किंग कोहली ने जो ये 27,000 रन बनाए हैं वो 594 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में बनाए हैं। कितने, 594 पारी लगी है विराट कोहली को 27,000 रन बनाने में। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो 27,000 रन सबसे पहले बनाने वाले जो ये रिकॉर्ड था वो सचिन तेंदुलकर के नाम से था, ठीक है। जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है उनके नाम ये रिकॉर्ड था, और उन्होंने 623 पारियों में ये रिकॉर्ड हासिल किया था।
यानी 623 पारियों में तो 27,000 रन पूरे किए थे सचिन तेंदुलकर ने, और वहीं 594 पारियों में 27,000 रन पूरे किए हैं विराट कोहली ने। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बीसीसीआई के बारे में क्या था वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। ठीक है, आप करंट अफेयर की क्लास को कितना सीरियस लेते हो, क्योंकि ये केवल एक करंट अफेयर की क्लास नहीं है, इसमें मैं आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक्स जीके भी कवर करवाता हूँ, और जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि पुराने एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी गई है तो उसको मैं साथ में बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आपके पुराने पेपर्स जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा ज़्यादातर क्वेश्चन हमने उस क्लास में देख रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक कौन बना है? इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, आगे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे टकरा सकता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन सा बना है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश भारत बना है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इथेनॉल उत्पादक देश है वो कौन सा बना है, तीसरा देश कौन सा बना है, भारत बना है। तो इससे पहले 2 देश कौन कौन से थे, तो अमेरिका इथेनॉल उत्पादन में सबसे ऊपर है, अग्रणी है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अमेरिका 1 नंबर पर है उत्पादन में। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पर ब्राजील है। तीसरे नंबर पर कौन है, तो अपना प्यारा भारत है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, तीनों देश ध्यान रखना। इथेनॉल उत्पादक में 3 अग्रणी देश है, जिसमें पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है और तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, अब इथेनॉल का उत्पादन किया कैसे जाता है? ठीक है, एक तो मक्का हो गया, गन्ना हो गया और गेहूं हो गए, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, उनके वेस्टेज से इथेनॉल का प्रयोग उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है, वर्तमान में जो इथेनॉल है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग किया जाने का मुख्य कारण क्या है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, जो ये ईंधन के रूप में इथेनॉल है, इसका सीधा कभी प्रयोग नहीं किया जाता कि इथेनॉल का सीधा इथेनॉल है वो ईंधन के रूप में कहीं प्रयोग हो जाए। जो गैसोलीन होता है ना, गैसोलीन के साथ इसको मिक्स किया जाता है। गैसोलीन और इथेनॉल प्लस इथेनॉल, गैसोलीन और इथेनॉल, इन दोनों को मिक्स करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इनका प्रयोग करने का एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि इनका प्रयोग करने से प्रदूषण बहुत कम होता है। ठीक है, इथेनॉल में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और जो हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषक हैं वो कम होते हैं, इसकी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है गैसोलीन के साथ। ठीक है, इथेनॉल उत्पादन में 3 सबसे अग्रणी देश कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये इथेनॉल जो है ये अभी पिछले कुछ सालों से काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, और इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? करंट के अंदर इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं सरकार देती है हर साल, करंट में बहुत ही अच्छी अच्छी इसकी योजनाएं आती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार, आप इसको एक बार देखिए, मैं जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सरकार की मैं कुछ योजनाएं बताता हूं इथेनॉल को लेकर। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या योजनाएं दी है। भारत सरकार का एक लक्ष्य तो यह है कि 2025 तक 20% तक इथेनॉल मिश्रण हासिल करना है पेट्रोल के अंदर। क्या करना है? पेट्रोल में 20%, प्रतिशत याद रखना, 20% 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का उद्देश्य या लक्ष्य है भारत का। ठीक है, भारत के अंदर जो पराली और बांस हो गए, ठीक है, जो कहां पर होते हैं? हरियाणा के अंदर ज्यादा होती है पराली और बांस, उससे इथेनॉल उत्पादन करने के लिए 2 रिफाइनरी भी लगाई गई है। कहां कहां पर लगाई गई है? एक तो पानीपत के अंदर, एक नुमालीगढ़ के अंदर। पानीपत और नुमालीगढ़ याद रखना। पानीपत और नुमालीगढ़ के अंदर 2 इथेनॉल बनाने की जो रिफाइनरीज है वो लगाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर जो पराली और जो बांस होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। बिहार का एक जिला है पूर्णिया, आपको पता होना चाहिए, वहां पर भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र 2022 के अंदर स्थापित हुआ था। इंपोर्टेंट है। कौन सा जिला? बिहार का पूर्णिया जिला।
बिहार के पूर्णिया जिला के अंदर 2022 के अंदर भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित हुआ था। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पचासवें सीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए जूलिया रोबर्ट्स। जूलिया रोबर्ट्स को 50वें सीजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो जूलिया रोबर्ट्स है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि ये कौन है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, और इसको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। जूलिया रोबर्ट्स एक अमेरिकी अभिनेत्री है। ठीक है, अमेरिकी एक्टर है। और जो जूलिया रोबर्ट्स है उसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। ऑस्कर पुरस्कार इनको मिल चुका है। सीजर पुरस्कार फ्रांस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो ये सीजर पुरस्कार है वो फ्रांस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इसे पहली बार 1976 के अंदर दिया गया था। ये पुरस्कार अकेडमी डेस आर्ट्स एट टेक्निक्स डू सिनेमा के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताए थे, या जहां पर पहले आपने पढ़ा होगा, कहीं भी आपने करंट अफेयर तो अगर पढ़ाई है, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार हैं, क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार दिया गया था पिछले कुछ दिनों पहले। ठीक है, पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार मैं आपको बताता हूँ, 100 पुरस्कार किसको दिया गया था? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 100 पुरस्कार दिया गया था। टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार किसको मिला था? विजय जैन को दिया गया था। 2024 का एमबेले पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मिशेल टेलाग्रेड को दिया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पीएम मोदी को एक पुरस्कार दिया गया था पिछले कुछ दिनों पहले, करंट में बहुत ही चर्चा में रहा था। भूटान का ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्याल्पो पुरस्कार था, वो पीएम मोदी को दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएमआर ग्रुप ने किस क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण किया है? जीएमआर ग्रुप, अगर आप आईपीएल देखते हो तो जीएमआर ग्रुप का आपको पता होना चाहिए, दिल्ली की जो टीम है वो जीएमआर ग्रुप की है। जीएमआर ग्रुप ने हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण किया है। ठीक है, हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब है उसका अधिग्रहण किया है जीएमआर ग्रुप ने। ठीक है, जीएमआर ग्रुप दिल्ली की टीम है आईपीएल की, उसके ओनर भी हैं जीएमआर ग्रुप वाले। तो इन्होंने हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की अधिग्रहण किया है। अब ये हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का है ये हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब, इंग्लैंड का एक क्रिकेट का क्लब है। ठीक है, और ये किसी भारतीय कंपनी के द्वारा खरीदा गया पहला इंग्लैंड का क्रिकेट क्लब है। ठीक है, पहला इंग्लिश क्रिकेट क्लब है जो किसी भारतीय कंपनी ने खरीदा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, 13 अरब रुपए के अंदर खरीदा था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको 13 अरब रुपए के अंदर खरीदा गया था। ठीक है, इंग्लैंड का है, हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब इसका नाम है। ठीक है, और इस क्लब की स्थापना कब हुई थी? पूछ ले, अगर मान लो ज्यादा ही डेप्थ में चला जाए तो 1863 के अंदर, 1863 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और दिल्ली कैपिटल है वो इसी जीएमआर ग्रुप की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, क्लास थोड़ी लंबी चली गई है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक एमडी किसको बनाया गया है? मैनेजमेंट डायरेक्टर। जहां पर ये प्रबंध निर्देशक लिखा गया है उसको शॉर्ट में एमडी भी पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट डायरेक्टर, प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का किसको बनाया गया? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। राइट ऑप्शन होगा अजीत कुमार सक्सेना। अजीत कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बनाए गए हैं। ये थी आज की क्लास। आज का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था इसको अपन ने इसमें चर्चा की। जितना हो सकता है उतना स्टैटिक्स पढ़ने की कोशिश की और डिटेल एनालिसिस के साथ अपन ने कवर करने की कोशिश की। क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाओ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम से ले लेना, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, या इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।